जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर में तो आप लोग अभी कर सकते हैं अगले 1-2 मिनट में, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी बेटे का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अफीफ़ा। सर जो आपने कल हम लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस वाला, जी वो आपको गाइडेंस वो से बुक पढ़ना में है। नहीं था। वो गाइडेंस से पढ़ना है। वो गाइडेंस से पढ़ना है। मैं आपको इस लेक्चर के एंड पे ना ग्रुप में आपको मैं बता देता हूँ कि गाइडेंस के किस चैप्टर से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है? जी ठीक है सर। सॉरी, जी मैं बताना मुझे थैंक यू। याद नहीं रहा, मैं वो बताना भूल गया था। कोई बात नहीं सर। तो अच्छा जी, तो ज़बीबा बेटे स्टार्ट करें हम लोग। 35 लोग आ चुके हैं अभी तक। अगर आप कहते हो तो हम शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। ज़बीबा जाग रही है? ओके ठीक है, चलें जी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और मेरा ख़्याल है आप लोगों को बहुत से उसकी चीज़ों का पता भी होगा और कुछ नई चीज़ें होंगी जिसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो फिर कौन आ गया इधर? जो सबको कहना चाह रहा है कि आप लाउडली जो है वो लॉक करें। जी, कोई आउटसाइडर आया हो तो मुझे बता दें, मैं उसको निकाल दूँ ग्रुप से। अच्छा जी, तो बेटे आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। व्हाट आर दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, इनको, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे और अगले 1-2-3 लेक्चर्स के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस टॉपिक की? बेटे आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अक्सर मैं जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ जब मैं अक्सर स्टार्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देता हूँ, सो वो बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उस पर्टिकुलर लेसन के होते हैं। और जब आप वो सारा लेसन कवर कर लेते हो तो उसके बाद दोबारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक दफ़ा आप लोग देख लिया करें कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी इस टॉपिक में, वो जो चीज़ें हमें उस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, वो सारी हमें क्लियर हैं या नहीं। सो उसको आप दोबारा एक दफ़ा रीविज़िट कर लीजिएगा। सो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि हमें by the end of this lesson the students will be able to understand the concept of resting membrane potential and how it is developed. resting membrane potential होता क्या है, कैसे डेवलप होता है। इसके अलावा the students will be able to understand the difference between diffusion and equilibrium potential। equilibrium potential और diffusion potential में फ़र्क क्या होता है। और इसके अलावा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल पोटेंशियल वर्सेस एक्शन पोटेंशियल वो हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लोकल पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। और फिर हम इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है एक्साइटेबल सेल्स के अंदर। और फिर हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि कंडक्शन स्पीड को, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन स्पीड को अलोंग द मेम्ब्रेन इफेक्ट करते हैं। सो ये हमारा इस इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आज हम ये फर्स्ट 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको हम कवर करेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, कैसे जनरेट होता है,
डिफ्यूजन पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में फ़र्क क्या है, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का, और मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा साथ साथ, और आप लोग मुझे उसका आंसर भी करोगे ताकि हम इजीली जो है वो आगे मूव कर सकें। देखें, हमारा जो आज का फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है जिस दौरान सेल जो है वो रेस्ट कर रहा होता है, मतलब जिस दौरान मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई मूवमेंट जो है आयंस की वो ना हो रही हो, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें अक्रॉस द मेम्ब्रेन कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ना हो रही हो, सो उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम कहते हैं बेटे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्शन पोटेंशियल, उसके अपोजिट। और एक्शन पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है जिसमें बेसिकली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और उन चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के में चेंज आने की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन में आता है, और उस एक्शन के नतीजे में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स अक्रॉस अलोंग द मेम्ब्रेन जो है वो मूव करता है। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो कि मेम्ब्रेन को लेके आती हैं एक्शन में, दो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आर बेसिकली नोन एज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये मैं सिंपल सिंपल आपको डिफाइन कर रहा हूँ साथ साथ। चलें जी, सवाल मेरा ये है अब कि कोई मुझे ये बता सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बॉडी में कौन कौन से सेल्स हैं ऐसे जिनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। जी, आप लोग ना अपने माइक्रोफोन एक एक करके म्यूट अनम्यूट करके आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, ताकि थोड़ी सी डिस्कशन दरमियान में चलती रहे ताकि आप लोग बोर ना हो। जी, कौन बताएगा मुझे? जी बेटे। सर कार्डिक सेल्स। कार्डिक सेल्स, जी फरियाल ने कहा कि कार्डिक सेल्स हो सकते हैं जी। और इसके अलावा और कौन बताएगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स बॉडी में किन किन सेल्स में होता है? जी, मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर माहम ने बताया कि फरियाल ने बताया मसल सेल्स के अंदर होते हैं जी। और सर न्यूरॉनल सेल में भी होते हैं। न्यूरोनल सेल्स के अंदर भी होते हैं जी जी, और शाबाश। और इसके अलावा सर ब्रेन सेल्स के अलावा सारे सेल्स में होते हैं। ब्रेन सेल्स के अलावा सारे सेल्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सब सेल्स का होता है। इसका मतलब ब्रेन सेल्स के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हो कि ब्रेन सेल्स को छोड़ के बाकी सारी बॉडी सेल्स के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इस तरह है जी। वेरी गुड, चलें जी। तो मैं कंक्लूड कर लेता हूँ इसको। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तकरीबन बॉडी के सारे सेल्स का होता है। सो ऑल सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी दे हैव देयर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं ना उनको हम डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल, एक नॉन और एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जी। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट इज प्रेजेंट both in excitable cells and non-excitable cells। ठीक है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि तकरीबन बॉडी के सारे सेल्स के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो होता है। बॉडी के सारे सेल्स के अंदर उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो चलें जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया कि वो बॉडी के सारे सेल्स में होगा। तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, वो किन सेल्स में होगा? जी जी, एक्शन पोटेंशियल किन सेल्स में होगा? सर एक्साइटेबल सेल में जी, एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेबल सेल्स के अंदर होगा। और एक्साइटेबल सेल्स कौन कौन से हैं?
जैसे सर नर्वस हैं हमारे सेल्स आ जाते के जी, जो आप लोगों ने स्टार्ट में बताया नर्व एंड हैं और मसल सेल्स में। मसल सेल्स। जी, तो बॉडी के अंदर जो एक्साइटेबल सेल्स हैं वो मेनली यही दो हैं, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। ठीक है, सो चलें, यहाँ पे हमने मोटा मोटा एक डिफरेंस पढ़ लिया दोनों सेल्स के बारे में। हमने कहा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो बेसिकली जो है वो एक्साइटेबल सेल्स के अंदर होगा, और जो नॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तकरीबन सारे सेल्स में होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे बेटे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है मैंने डिफाइन कर लिया, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब जनरेट कैसे होता है, सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जो है सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव होता है, उसकी जेनेसिस कैसे होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलें जी, अब आप लोग अपने माइक्रोफोन बेशक म्यूट भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने लगूंगा। ठीक है, चलें जी। दिस इज आवर, ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सेल है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सेल नंबर 1। ठीक है, और आपको पता है कि सेल के अंदर बेसिकली जो सेलुलर मशीनरी है, जो जो सेल की जो सारे एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस जेनेटिक मटेरियल जो है उसको जब मैसेज मिलता है सेल को, तो ये जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं, और वो जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और उस एक्सप्रेशन के नतीजे में जनाब अब आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास mRNA बनता है। mRNA सेल न्यूक्लियस से बाहर आता है, और फिर ट्रांसलेशन होती है, और ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन्स बनती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल को इस टाइम पे मैसेज मिला, और उस मैसेज के रिस्पॉन्स में एक स्पेसिफिक जीन जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, और उस जीन एक्सप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन हुई, mRNA बना। mRNA जो है वो सेल के बाहर आया, और सेल के बाहर आने के बाद जनाब ट्रांसलेशन हुई, और उस ट्रांसलेशन के नतीजे में आपके पास क्या हुआ कि प्रोटीन्स बने, और वो प्रोटीन्स जब बने ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बेटे, ओहो बंद कर लो। अच्छा जी, उस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या हुआ कि ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन्स बने बेटे, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो आके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो गए। ठीक है, इंसर्ट होना शुरू हो गए। अब ये प्रोटीन्स कर क्या रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, ये बेसिकली सेल के अंदर से सोडियम को उठा उठा के सेल के बाहर फेंक रहा है। ठीक है, और जवाब में क्या कर रहा है, दूसरे साइड पे क्या कर रहा है, सेल के बाहर से पोटाशियम को उठा उठा के सेल के अंदर फेंक रहा है। और अब आप लोगों को पता है कि सेल के अंदर जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सेल से बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, और ये पंप क्या कर रहा है, ये अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो जनाब मूवमेंट करवा रहा है, अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चीज़ों को मूव करवा रहा है। तो हमें पता है कि जो भी मूवमेंट अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है वो बेसिकली एनर्जी डिपेंडेंट होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोवाइड होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस पंप इज बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, सो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है। तो इनिशियली जो जीन एक्सप्रेशन हुई थी उसकी वजह से जो प्रोटीन्स बने थे वो प्रोटीन बेसिकली ट्रांसपोर्टर थे, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ट्रांसपोर्टर्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला ये है कि जैसे हमें पता है कि सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में सारी चीज़ें फेयर नहीं होती, इस तरह से ये पंप भी इतना फेयर नहीं है, ये अनफेयर पंप है। अनफेयर पंप किस तरह से है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये पंप जब काम कर रहा होता है तो ये क्या करता है, 3 सोडियम को उठा के सेल से बाहर लेके आता है, और रिस्पॉन्स में क्या करता है,
2 सोडियम पोटाशियम को सेल के अंदर लेकर आता है। जब ये पंप एक दफ़ा वर्क करता है तो एक सिंगल वर्किंग के नतीजे में क्या होता है कि 3 सोडियम सेल से बाहर आते हैं सोडियम आयंस, और 2 पोटाशियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस अगर ये पंप 1000 दफा काम करेगा, 1000 टाइम काम करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, 3000 सोडियम आयन सेल से बाहर आएंगे और 2000 पोटाशियम आयन सेल के अंदर जाएंगे। डिफरेंस कितना आया, 1000 का। 1000 का डिफरेंस कहाँ पे आया, सेल के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर से ज्यादा केटाइंस बाहर मूव कर रहे हैं और सेल के अंदर थोड़े केटाइंस जो हैं वो आ रहे हैं। रिस्पॉन्स में 3000 आने चाहिए, 2000 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस ज्यादा केटाइन को, ये जो केटाइन लॉस हो रहा है हर दफा एक एक पंप के अंदर, एक साइकिल के अंदर एक एक केटाइन लॉस हो रहा है सेल से, उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, सेल अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, सेल अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, बिकॉज केटाइन लॉस हो रहे हैं। जब केटाइन लॉस हो रहे होंगे तो एनायन कंसंट्रेट करेंगे विद इन दी सेल, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा, सेल अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। कोई बता सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है इस सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप की वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, जी जी बताएं जी, कोई बता सकता है मेरा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जी शाबाश, कोई और आंसर का साथ या कोई जो है की बात की तायीद कोई और करेगा, कोई और हो जो इनके साथ हो जाए, वो ये कह दे कि सर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जी कोई और बच्चा, शाबाश। सारे सुन रहे हैं या सारे सो रहे हैं, सर सुन रहे हैं। सुन रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं सारे। चलें, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, दिस इज नॉट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं कहते, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिली वोल्ट है, अगर मैं ये कहूँ, एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अगर इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट है, तो आपको पता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप सेल को की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना सेल को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है, सिर्फ -5 मिली वोल्ट, सिर्फ -5 मिली वोल्ट। अब दिस -5 मिली वोल्ट इज फॉर अवे फ्रॉम -90 मिली वोल्ट। सो यहाँ से एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है ना, ऑल्दो ये केटाइन को लॉस करवा रहा है सेल से और सेल को अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है, बट ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेल को बना रहा है वो उसकी वजह से सेल कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, सिर्फ -5 मिली। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज नॉट ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, अब हम इस पे आते हैं। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि अगली दफा इस सेल को स्टिमुलस मिला, अगली दफा इस सेल को स्टिमुलस मिला और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, एक दूसरा जीन एक्सप्रेस हुआ और उस जीन ने क्या किया कि उसने ट्रांसक्रिप्शन, उसकी वजह से एक्सप्रेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई और ट्रांसलेशन के नतीजे में फाइनली प्रोटीन्स बने और वो प्रोटीन्स बेसिकली चैनल प्रोटीन्स थे और वो चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो आके यहाँ पे इंसर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है जी, वो चैनल प्रोटीन्स यहाँ पे आके मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो गए। अब आपको पता है सबको कि नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है, सोडियम जो है वो हाई होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में।
और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आपको पता है कि पोटेशियम जो है वो हाई होता है, और ये एक तो कंसंट्रेशन डिफरेंस भी है, साथ में फिर ये पंप भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी जनाब उठा के सोडियम और यहाँ पे कंसंट्रेट करवा रहा है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन और बढ़ रही है। और इंट्रासेलुलर साइड पे जो है वो पोटेशियम वैसे भी ज़्यादा है, और ये पंप और पोटेशियम को सेल के अंदर लेके आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो अच्छा खासा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अच्छा खासा है। चले मैं आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ये जो हाई सोडियम है ना, सोडियम सोडियम जो है दीज आर बेसिकली बॉयज, ठीक है, और ये जो पोटेशियम है ना, दीज आर गर्ल्स, ठीक, दीज आर गर्ल्स। अब हुआ क्या, ये पंप इतना जो है वो मतलब परवाह नहीं कर रहा कि ऑलरेडी सेल के अंदर जो है वो बॉयज कम है, और वो फिर भी बॉयज को उठा के बाहर फेंक रहा है। अब जब सारे बॉयज जो हैं उनको उठा के सेल के बाहर फेंक रहा है, तो डेफिनेटली ये खुश होंगे यहाँ पे, या तो यूनिवर्सिटी में सुकून हो जाएगा। सुकून हो जाएगा। अच्छा जी, तो अभी हम सुकून को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली क्या होगा, जब ये बॉयज़ यहाँ से बाहर आएंगे, डेफिनेटली ये भी यहाँ पे परेशान होंगे, गमज़दा होंगे, खफा होंगे। और क्या हो रहा है कि सेल के अंदर क्या है जनाब, लड़कियाँ पहले से ज़्यादा हैं, और ये पोटेशियम क्या कर रहा है, लड़कियों को और उठा के सेल के अंदर लेके आ रहा है। अपेरेंटली लड़कियां जाहिर कर रही हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन दिल से उनको होता है, उनके दिल में होता है लड़कियां सराउंडिंग बाय द गर्ल्स, दोज आर नॉट हैप्पी, दे आल्सो वांट कि वो बाहर जाएं। ऐसा ही होता है, क्योंकि नेचर है ना, दिस इज नेचुरल। सो क्या होता है कि ये यहाँ पे जो है वो नाराज हैं, बैठी हुई हैं लड़कियां, और लड़के बाहर जो है वो नाराज बैठे हुए हैं। लड़कियां चाहती हैं कि हम लोग बाहर जाएं, लड़के चाहते हैं कि हम लोग अंदर आएं। मसला क्या हो रहा है, ये पंप जो है ये तो किसी की सुन ही नहीं रहा, ये तो बस उठा के फेंकी जा रहा है। अब जनाब हुआ क्या, खुशकिस्मती क्या आई, खुशकिस्मती ये हुई कि सेल को मैसेज मिला, और इस सेल को मैसेज मिला, और इस मैसेज के नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेस हुआ, और वो जीन जब एक्सप्रेस हुआ तो उसने प्रोटीन्स बनाए, और वो प्रोटीन्स आके जनाब यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो गए, और वो प्रोटीन्स बेसिकली चैनल प्रोटीन्स थे। लेकिन देखें यहाँ पे भी नेचर ने लड़कियों का साथ दिया। कैसे कि उन्होंने ये जो चैनल्स इंसर्ट करवाए, ये बेसिकली इंसर्ट करवाए जो कि स्पेशलाइज थे, जो कि सिर्फ परमिएबल थे फॉर पोटेशियम आयंस, नॉट फॉर सोडियम आयंस। कि इस चैनल के थ्रू, इस गेट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही बाहर जा सकती हैं, लड़के तो बेचारे अंदर नहीं आ सकते। पाबंदी लग गई भाई, ये दरवाजा सिर्फ लड़कियों के लिए। सो इन चैनल्स को हम बेसिकली अनगेटेड चैनल्स कहते हैं, कि इनके कोई गेट्स नहीं होते, बट दीज चैनल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, थ्रू दीज चैनल्स। तब होगा क्या जनाब, जैसे ही दरवाजे लग गए, ठीक है, लड़कियां खुश हो गई, और वो जो है बागी बागी इधर गेट के पास आ गई। ठीक है, इनिशियली बेटे क्या है आपको पता है कि दो फोर्सेस हैं जो कि बेसिकली इनकी इस पोटेशियम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक तो सबसे पहले क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कह रहा है, क्योंकि वो यहाँ हाई है यहाँ कम है, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये कोशिश करेगा कि पोटेशियम जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये कोशिश करेगा कि पोटेशियम सेल से बाहर मूव करे, इस तरफ जाए। लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, यहाँ पे भी उंगली कर रहा है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बेसिकली नेगेटिव है। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो वो कोशिश क्या करेगा कि पोटेशियम जनाब सेल के अंदर रहे। लेकिन स्टार्ट में बेटे आप लोग देख रहे हो कि सेल अंदर से सिर्फ -5 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
सो क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो कि अपोजिंग फोर्स है, जो पोटाशियम को सेल के बाहर नहीं जाने दे रही, वो स्टार्ट में कम है और केमिकल ग्रेडियंट जो है वो स्टार्ट में ज्यादा है। तो क्या होगा जनाब, लड़कियां खुश हो जाएंगी, वो कहेंगी कि यार हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं, वो एक ही दो बंदे हैं, उनको उनको हम लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। सो क्या होता है जनाब, सडनली पोटाशियम जो है वो सेल के बाहर आना शुरू कर देता है, इट स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउट। अब जब पोटाशियम सेल से बाहर बैठे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि सेल क्या कर रहा है, कैटाइन्स लॉस कर रहा है। अब जब कैटाइन्स लॉस कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेल के अंदर बढ़ती जाएगी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेल के अंदर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, ये मजबूत होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट करें, जैसे ही पोटाशियम सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, सो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि क्या हो रहा है कि सेल जो है वो चार्ज लॉस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लॉस कर रहा है। ठीक है, सो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। सो वो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस that occurs due to the diffusion of ions across the membrane, that change in potential is known as diffusion potential. That change in potential is known as diffusion potential. So here, which ion is diffusing? Potassium ion. So this is actually, this change in potential is due to the diffusion of potassium ion. So हम इसको diffusion potential for potassium ions भी कह सकते हैं। सो डिफ्यूजन पोटेंशियल, यहाँ पे देखें हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी दरमियान में ले आए डिफ्यूजन पोटेंशियल का। और डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल दैट अकर ड्यू टू दी डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल। चलें जी, अब जनाब क्या हो रहा है, अब पोटेशियम जो है इट इज डिफ्यूजिंग आउट। if the potassium is diffusing out, it means that positive charge is moving out of the cell, and cell is inside the cell is the cell inside the cell is becoming more electronegative। सेल जो है वो अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, और ये जनाब -5 से -10 की तरफ चला गया, और फिर जनाब -20 की तरफ चला गया, और इस तरह से सेल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, और फाइनली जो है ये -50 की तरफ आ गया। और क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे नोट करें आप लोग, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो एक सिनेरियो चेंज हो रहा है। सिनेरियो दोबारा इस तरह से चेंज हो रहा है कि अगर हम पोटेशियम की बात करें तो एक साइड पे था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि सेल पोटेशियम की आउटवर्ड मूवमेंट करवा रहा था। ठीक है, और दूसरे साइड पे था अपोजिंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जो कि पोटेशियम को अंदर रखने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे जैसे पोटेशियम लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहा है, उस तरह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट केमिकल ग्रेडियंट को बैलेंस कर जाता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट केमिकल ग्रेडियंट के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे जो नेट फ्लो ऑफ आयंस हैं वो जीरो हो जाती हैं। Although this membrane is still permeable, these channels are still permeable for potassium ions, but the concentration gradient becomes equal to the electrical gradient, जिसकी वजह से नेट फ्लो जो है पोटेशियम आयन की वो रुक गई। So that potential, that membrane potential at which the net flow of potassium ion, at the net which the net flow of ions becomes zero, although the membrane is still permeable for that ion, that potential is basically known as equilibrium potential। सर एक्सक्यूज मी, जी बेटे, दोबारा रिपीट कर दें एक बार ये जी बात। दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। जी मैं आपको बता रहा था बेटे कि स्टार्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कम है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, और उसको हम चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम डिफ्यूजन पोटेंशियल कह रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पोटेशियम सेल से बाहर मूव कर रहा है तो सेल क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज लॉस कर रहा है।
अब जब पॉजिटिव चार्ज लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली सेल के अंदर एनाइंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे सेल ज्यादा अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है। अब जैसे 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 पॉजिटिव चार्ज लॉस करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो अपोजिंग फोर्स है पोटाशियम की आउटवर्ड मूवमेंट के लिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये केमिकल ग्रेडियंट तो उतना ही है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ये बैलेंस कर जाएगा इस केमिकल ग्रेडियंट को, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाएंगे फिर पोटाशियम बेचारा स्टक कर जाएगा। ये लड़कियां बेचारी ये बदकिस्मत जो लड़की थी ये यहाँ पे परेशान हो जाएगी और ये इधर ही स्टक रह जाएगी। सो इस पॉइंट पे दरवाजे तो खुले हैं बट चूंकि फोर्सेस इक्वलाइज होंगे, अंदर जो है वो जनाब हॉस्टल की वार्डन्स इतनी ज्यादा कर दी हैं उन्होंने, अब वार्डन्स दरवाजे पे खड़ी हैं, आंखें दिखा रही हैं। अब वो जो आंखें दिखा रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़की बेचारे देख के जो है वो दरवाजे के साथ ही स्टक हो गई कि मैं क्या करूं, तो मैं जा भी नहीं सकती। सो वो पॉइंट जहां पे ये लड़कियां स्टिक हो जाती हैं, ऑल दो दरवाजे खुले हैं किसी और वजह से, वजह क्या थी, वार्डन आंखें पाड़ पाड़ के देख रही हैं, और वो वार्डन्स यहाँ पे क्या है, ये दोनों फोर्सेस आपस में आमने सामने हो जाते हैं, आपस में दोनों तरफ नफरी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं जहाँ पे नेट फ्लो ऑफ पोटेशियम आयन जीरो हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इसको कहते हैं, या इसका दूसरा एक नाम है बेटे जिसको हम कहते हैं नल्स पोटेंशियल, नल्स पोटेंशियल, नल्स पोटेंशियल। So equilibrium potential is also known as nurse potential. So equilibrium potential पोटाशियम आयंस के लिए। अब हम यहाँ पे एक चीज जो, तो यहाँ तक समझ आ गई आपको बेटे के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल किस वजह से हो जाता है, यहाँ यस तक सर, क्लियर है। चले जी, अब हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पोटाशियम आयन के लिए कितना होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि पोटाशियम आयन के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना होना चाहिए। वो होता है बेटे -85 मिलीवोल्ट, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटाशियम आयंस। मतलब जब सेल अंदर से -85 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बैलेंस कर जाता है केमिकल ग्रेडियंट को, और फिर नेट फ्लो ऑफ पोटेशियम आयंस जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के हर सेल ने जो है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अचीव कर लिया, और वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पोटेशियम के लिए कितना है, दैट इज -85, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटे आप सबको, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, किसी चीज की समझ ना आई हो मैं रिपीट कर सकता हूँ, प्लीज बताएं। सर डिफ्यूजन पोटेंशियल को एक दफा बताइएगा जी, प्लीज। डिफ्यूजन पोटेंशियल इज बेसिकली द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट अकर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट चेंज इन पोटेंशियल इज नोन एज डिफ्यूजन पोटेंशियल। देखिए अब क्या हो रहा है, जब आयंस जो हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर रही हैं, सो आयंस जो हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं या नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल के अक्रॉस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो मूव कर रहे हैं, सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है, और वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से चेंज हो रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ दोस आयंस। सो उस चेंज इन पोटेंशियल को जो कि डिफ्यूजन ऑफ आयंस की वजह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन पोटेंशियल, ठीक है बेटे जी। कोई और क्वेश्चन हो किसी का, किसी बात की समझ ना आई हो, क्लियर सबको मेरे बेटे। चलें यस सर। अब हम आते हैं यहाँ पे एक और चीज साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखें ये जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम चैनल्स, मैंने कहा ये पोटाशियम चैनल्स हैं और ये बेसिकली ऑल टाइम ओपन रहते हैं। तो हमारे पास बॉडी में जो चैनल्स हैं ना, आयन चैनल्स जो होते हैं, जो आयन चैनल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो बेटे हमारे पास मेजरली दो तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो उसकी टाइप है उसको हम कहते हैं अनगेटेड चैनल्स। अनगेटेड चैनल्स क्या, कि उनके कोई गेट्स नहीं होते हैं, कोई दरवाजे नहीं होते, ऑल टाइम ओपन रहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो टाइप है आयन चैनल्स की बॉडी के अंदर, उनको हम कहते हैं गेटेड चैनल्स।
ठीक है, कि उनके बेसिकली गेट्स होते हैं, दीज आर गेटेड चैनल्स। अनगेटेड चैनल्स जो हैं उसकी एग्जांपल हमने एक डिस्कस कर ली, और वो हमारे पास ये एग्जांपल आ गई जनाब पोटाशियम चैनल्स, और इनको हम कहते हैं पोटाशियम लीकी चैनल्स, लीकी चैनल्स, बिकॉज इन चैनल्स के थ्रू हर टाइम पोटाशियम जो है वो लीक आउट कर रहा होता है। कब कब लीक आउट करता है वो हमने डिस्कस कर लिया कि कब कब लीक आउट करता है, कि जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट केमिकल ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से तो लीकिंग हो रही होती है। उसके बाद हम आते हैं गेटेड चैनल्स पे। गेटेड चैनल्स मैंने आपको बताया कि इनमें गेट्स होंगे, स्पेसिफिक गेट्स इनके होंगे, दरवाजे होंगे। तो वो गेटेड चैनल्स हमारे पास उनकी फर्दर सब टाइप्स होती हैं। एक टाइप ऑफ गेटेड चैनल्स को हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स बेसिकली बेटे वो चैनल्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक वोल्टेज को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो स्पेसिफिक वोल्टेज अचीव होता है तो वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल जिस तरह से आपके पास ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं, वो इसकी एग्जांपल होगी। सेकंड जो टाइप ऑफ गेटेड चैनल्स हैं दोज आर बेसिकली लाइगेंड गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, जिसका मैंने आपको किसी टाइम पे एग्जांपल दिया था कि वो जब इन चैनल्स के आउटर साइड पे एक रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर के साथ जब कोई पर्टिकुलर लाइगेंड जो कि न्यूरोट्रांसमीटर अक्सर होता है या कोई हार्मोन होता है, जब वो आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है, तो उस बाइंडिंग की वजह से वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं और फिर उस चैनल्स के थ्रू आयंस मूव करते हैं। सो दो चैनल्स को हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स। और थर्ड जो है वो हम टाइप जो गेटेड चैनल्स की है दैट इज द सेकंड मैसेंजर गेटेड चैनल्स, सेकंड मैसेंजर गेटेड चैनल्स। और सेकंड मैसेंजर गेटेड चैनल जो हैं वो भी जस्ट लाइक लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइगेंड है दैट इज बेसिकली द सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर आके बाइंड करेगा और फिर वो चैनल्स ओपन होंगे। इसी टिपिकल एग्जांपल हम कार्डिक मसल्स के अंदर देखते हैं। तो ये हम चूंकि इसके एग्जांपल्स ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए मैं जल्दी मैंने आपको बता दिए। जी जी सर जी जो कैल्शियम के चैनल्स होते हैं वो जी आयन चैनल्स जी आयन चैनल्स हैं बेटे, आयन चैनल्स हैं। आयन के जितने भी आयन्स जो है ना वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो नॉर्मली आयन चैनल्स के थ्रू ही मूव करते हैं, अगर वो यूनिडायरेक्शनल हो। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सही है बेटे, ज़्यादातर तो वो आयन चैनल्स के थ्रू होती है। सही, ओके। चलें जी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया जनाब आयन चैनल